नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। मद्रास हाई कोर्ट ने दिया महिलाओं की गिरफ्तारी पर फैसला। बीएनएसएस की धारा 43(5) में है प्रावधान, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं किया जा सकता महिलाओं को गिरफ्तार। सीबीडी की 16वीं बैठक रोम में आयोजित। कैली फंड हुआ लॉन्च, निजी कंपनीज करेंगी फंड में योगदान। और डोनाल्ड ट्रंप ने की गोल्डन वीजा लॉन्च करने की घोषणा। EB-5 वीजा होगा बंद, निवेश करने पर मिलेगा ग्रीन कार्ड। आइए शुरू करें। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने दीपा बनाम S विजयलक्ष्मी और अन्य मामले में एक फैसला सुनाया है और यह फैसला महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर है। इस मामले में महिला को रात के 8 बजे गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया था, जिसमें माना गया कि महिला की गिरफ्तारी से CRPC की धारा 46(4) का उल्लंघन हुआ है। लेकिन हालिया फैसला मद्रास हाई कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने सुनाया है, जिसके मुताबिक CRPC की धारा 46(4) डायरेक्टरी है, मतलब निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं है। देखिए, 1 जुलाई 2024 से भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लागू है और मामला पुराना है, इसलिए कोर्ट ने यहां पर CRPC का जिक्र किया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि CRPC की धारा 46(4) को BNSS की धारा 43(5) से रिप्लेस कर दिया गया है। CRPC में 46(4) को विधि आयोग की 135वीं और 154वीं रिपोर्ट के आधार पर शामिल किया गया था। तो आइए हम जानते हैं आज कि BNSS की धारा 43(5) में महिलाओं के अरेस्ट से जुड़े प्रावधान क्या हैं। इस धारा में महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े 2 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़कर किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जाएगी। इन स्पेशल कंडीशंस में भी महिला पुलिस अधिकारी को लिखित रिपोर्ट देकर क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन की जरूरत होगी। हालिया मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने माना कि यह धारा केवल डायरेक्शनल है। अगर यह कंपलसरी होती तो इसके पालन न करने पर सजा का भी प्रावधान होता, जो कि नहीं है। कोर्ट ने एक जरूरी मुद्दा उठाते हुए कहा कि मान लीजिए अगर महिला ने कोई हेनस क्राइम किया है और क्राइम रात में ही हुआ, तो हालात कुछ ऐसे हों कि मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट की परमिशन देने के लिए मौजूद ना हो। ऐसे में महिला को तो भरपूर समय मिल जाएगा कि वो घटनास्थल से भाग जाए और इस टेक्निकल प्रोविजन के चलते जनता के हित प्रभावित हो सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने BNSS की धारा 43(5) के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं की है तो इससे अरेस्ट को गैर विधिक नहीं माना जा सकता। लेकिन पुलिस ऑफिसर को इस प्रोविजन को फॉलो न करने के कारणों की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। दुनिया में छिड़े टैरिफ वॉर के बीच यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत की यात्रा पर आने वाली हैं और उनके साथ यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स भी होगा। इस यात्रा को कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। एक तो USA की तरफ से भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच व्यापार से आर्थिक तौर पर लाभ होगा। इस यात्रा के प्रमुख मुद्दों में शामिल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स EU यानी यूरोपियन यूनियन की एक अहम संस्था है। इसका गठन हर 5 साल पर EU के 27 देशों के प्रतिनिधियों के साथ किया जाता है। इसका गठन यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता में ही किया जाता है। इस कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के गठन के बाद से ये यूरोप महाद्वीप के बाहर होने वाली पहली यात्रा है। ये दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत को कितनी महत्ता दी जा रही है। बीते साल भारत और यूरोपियन यूनियन की रणनीतिक साझेदारी की 20वीं सालगिरह भी आयोजित हुई थी। भारत और यूरोपियन यूनियन साल 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। वहीं साल 2022 से दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ता जारी है। आपको बता दें कि EU भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल विदेश व्यापार में EU की हिस्सेदारी 12.2% है। वहीं भारत EU का 9वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है। EU के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2.2% की है। यहां पर एक बात और समझिए कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच TTC यानी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के गठन की घोषणा अप्रैल 2022 में यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। इसकी पहली बैठक मई 2023 में आयोजित की गई थी। TTC एक स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। इसका मकसद दोनों पार्टीज के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज की सुगमता से है। इन तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं। इसके तहत कुछ वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। ये वर्किंग ग्रुप्स डिजिटल कनेक्टिविटी, स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज जैसे विषयों पर तैयार किए गए हैं। हालिया यात्रा के दौरान TTC की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित की जानी है।
दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने को पूरा करने की राह में एक कदम और बढ़ाया है। अब ट्रंप यूएसए में गोल्ड कार्ड की स्कीम लेकर आए हैं। ये कार्ड $5 मिलियन की फीस के साथ यूएसए की नागरिकता का रास्ता खोलता है। गोल्डन वीजा का ये प्लान वर्तमान में चल रहे EB-5 वीजा प्रोग्राम के स्थान पर लाया जा रहा है। इसमें निवेशकों को ग्रीन कार्ड के प्रिविलेज देने की बात कही गई है। मतलब ये कि यूएसए में निवेश करो और स्थायी नागरिकता हासिल करने की रेस में शामिल हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमीर लोग ही इस कार्ड को खरीद सकेंगे। गोल्डन कार्ड के बारे में और डिटेल्स आने वाले हफ्तों में जारी की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने वर्तमान में चल रहे EB-5 वीजा प्रोग्राम को बकवास बताया है, साथ ही इसे बंद करने की घोषणा भी की है। EB-5 वीजा प्रोग्राम को यूएसए की कांग्रेस ने 1990 में लॉन्च किया था। इसमें ऐसे अप्रवासियों को ग्रीन कार्ड प्रदान किया जाता है जो न्यूनतम $10,50,000 का निवेश करते हैं या आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों में $8 लाख का निवेश करते हैं। आखिरी बार इस प्रोग्राम को जो बाइडेन प्रशासन के द्वारा रिन्यू किया गया था। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि ग्रीन कार्ड होने भर से किसी को यूएसए के नागरिकों के समान अधिकार नहीं मिल जाते। यूएसए में ग्रीन कार्ड एक स्थायी निवासी कार्ड है जो यूएसए में स्थायी रूप से रहने और काम करने की परमिशन दिलाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 16वां सम्मेलन इटली के रोम में फिर से रिज्यूम किया गया है। ये आयोजन FAO के मुख्यालय में किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस बैठक का आयोजन अक्टूबर 2024 में कोलंबिया के कैली में किया गया था। हालिया बैठक इसी कड़ी में है। रोम में आयोजित हो रही बैठक के दूसरे दिन कैली फंड लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम है कैली फंड फॉर द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग फॉर बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज। इस फंड में निजी क्षेत्र की वे संस्थाएं योगदान करेंगी जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज से लाभ हासिल करती हैं। कैली फंड में वे कंपनीज पैसा डालेंगी जो जेनेटिक डेटा का यूज करके DSI यानी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के जरिए अपने उत्पाद तैयार करती हैं। इसमें फार्मा और एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनीज शामिल हैं। इस फंड को UN जैव विविधता के संरक्षण में लगाएगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई कंपनी कोई ऐसा उत्पाद तैयार कर रही है जो सूखा रोधी है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट। अब प्रकृति में तो पहले से ही इस तरह के प्लांट्स मौजूद हैं, तो कंपनी अपने रिसर्चर्स को भेजेगी। वो इस नेचर के प्लांट्स की DNA सीक्वेंसिंग करेंगे और पता कर लेंगे कि किन क्वालिटीज के बदौलत ये प्लांट सूखे में सरवाइव कर पाते हैं। पहले तो कंपनीज को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब तो ऑनलाइन डेटा मौजूद है जिससे बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन ही हासिल हो जाती है। कैली फंड का तर्क यही है कि नेचर से जो नॉलेज लेकर लाभ कमाया जा रहा है उसे नेचर के साथ साझा किया जाएगा। इसमें एक बात और समझनी है कि नेचर की नॉलेज आमतौर पर विकासशील देशों से हासिल होती है और इसमें तकनीक का इस्तेमाल करती हैं विकसित देशों की बड़ी कंपनीज, क्योंकि उनके पास इस तरह के रिसर्च पर खर्च करने के लिए अंधा पैसा है। पहले ये कंपनीज फंड में योगदान देने के लिए आनाकानी कर रही थी, लेकिन हालिया बैठक में फाइनली सहमति बन गई है। कैली फंड के 50% संसाधनों को स्थानीय समुदायों, जिनमें महिलाओं और युवा भी शामिल हैं, इनकी जरूरतों के लिए आवंटित किया जाएगा। आपको बता दें कि जैव विविधता पर पहला वैश्विक समझौता CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से हुआ था। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा जैव विविधता के तत्वों का सतत प्रयोग और तीसरा जैव विविधता से होने वाले व्यापारिक लाभों में समुचित और बराबरी की साझेदारी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है उइगर मुसलमान।
उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करते हैं। चीन में जो उइगर मुसलमान रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से संबंध रखते हैं। माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के रहने वाले हैं। चीन में इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ऐसा दावा है कि ये समुदाय चीन से अलग होना चाहता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी के चलते चीन ऐसा नहीं चाहता। इसके चलते इनके विरोध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चीन द्वारा यहाँ डिटेंशन कैंप लगाकर कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का अनुमान है कि हाल के सालों में चीन के शिनजियांग क्षेत्र में बने डिटेंशन कैंप्स में करीब 10 लाख उइगर मुसलमान को कैद करके रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से तुर्की भाषा बोलने वाले उइगर और दूसरे अल्पसंख्यक मुसलमान शामिल हैं। चीन ने शुरू में तो इन डिटेंशन कैंप्स के अस्तित्व को ही नकार दिया था, लेकिन बाद में कहा कि ट्रेनिंग सेंटर हैं और चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि कथित तौर पर उइगर बंदियों को हिरासत शिविरों के भीतर और बाहर अक्सर कठोर परिस्थितियों में जबरन श्रम का शिकार बनाया जाता है। माना जाता है कि यह जबरन श्रम उइगरों को चीन के कार्यबल में एकीकृत करने और उनकी सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहचान को दबाने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। एक्सेस नाउ ने इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, जिसके बाद भारत शटडाउन के मामले में दूसरे स्थान पर आ जाता है, जबकि पहले नंबर पर म्यांमार का नाम है। पिछले 6 साल में यह पहली बार है जब भारत टॉप पर नहीं रहा। भारत में हुए इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल 41 बार इंटरनेट विरोध प्रदर्शनों को रोकने, 23 बार सांप्रदायिक हिंसा रोकने और 5 बार परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए किया गया। वहीं दुनिया भर में 54 देशों में कुल 296 बार इंटरनेट बंद किया गया, जिसमें 64% केस सिर्फ म्यांमार, भारत और पाकिस्तान के थे। सरकार 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रीन फाइनेंस संस्थान बनाने की योजना बना रही है। नीति आयोग ने कहा कि जलवायु परियोजनाओं के लिए वर्तमान फंडिंग जरूरत से काफी कम है। यह नई संस्था हरित परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने में मदद करेगी और फंड की लागत को कम करेगी। आयोग इसके लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, जैसे नाबार्ड जैसी बैंक संरचना, मौजूदा संस्थाओं को नया रूप देना या गिफ्ट सिटी में क्लाइमेट फंड बनाना इत्यादि। आपको बता दें कि भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45% कटौती, 50% बिजली क्षमता नॉन फॉसिल स्रोतों से हासिल करने और 2.5 से 3 अरब टन कार्बन सोखने के लिए अतिरिक्त वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। चीन के भारत में राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड का जिक्र किया। यह मार्ग 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा था और तिब्बत के माध्यम से चीन को भारत से जोड़ता था। हालांकि यह मार्ग सिल्क रोड जितना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन सदियों तक यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। इसकी शुरुआत चीन के तांग राजवंश के समय की मानी जाती है। तिब्बत में चाय की मांग और चीन में घोड़ों की कमी ने इस मार्ग को महत्वपूर्ण बना दिया और यह मार्ग सोंग राजवंश तक मुख्यतः चाय और घोड़ों के व्यापार का केंद्र बन गया। बौद्ध भिक्षु यीजिंग ने चीन से तिब्बत और भारत को कपड़े भेजने, चीनी और वहां से घोड़े, चमड़ा, केसर आयात करने का जिक्र किया है। भारतीय सेना ने L&T लिमिटेड के साथ 223 ACADA यानी ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म प्रणालियों की खरीद के लिए 80.43 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगा, क्योंकि 80% से अधिक घटक और उप प्रणालियां देश में ही बनाई जाएंगी। ACADA को DRDO की ग्वालियर स्थित प्रयोगशाला ने विकसित और डिजाइन किया है, जो CBRN यानी रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इसमें हवा के नमूनों से रासायनिक हथियारों और विषैले औद्योगिक रसायनों का पता लगाया जाता है। इससे सेना की क्षमता बढ़ेगी, जो युद्ध और शांतिकालीन आपदाओं, खासकर औद्योगिक दुर्घटनाओं में मददगार होगी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दुनिया के ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा मामले हैं। एक नए अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में हर 20 में से एक महिला को जीवन में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है, जबकि हर 70 में से एक की मौत होती है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में प्रति 1 लाख लोगों पर 100.3 मामले दर्ज हुए। मेलानेशिया और पॉलिनेशिया में मृत्यु दर सबसे ज्यादा, जबकि पूर्वी एशिया में सबसे कम है। फ्रांस में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा है, जबकि फिजी में मृत्यु का जोखिम सबसे अधिक है। आपको बता दें कि WHO ने 2021 में ब्रेस्ट कैंसर मृत्यु दर में सालाना 2.5% कमी का लक्ष्य रखा है, लेकिन केवल 7 देश इसे पूरा कर पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ 2050 तक ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में 38% और मौतों में 68% वृद्धि का अनुमान है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, भारत सरकार ने नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। ये लक्ष्य किस साल के लिए रखा गया है? 2047, 2032, 2070 या फिर 2050? अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कैली फंड संबंधित है जैव विविधता अभिसमय, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर सेंडाई फ्रेमवर्क से? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है।
सोलिगा जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलिगा तमिलनाडु और कर्नाटक में निवास करने वाली जनजाति है। यह भारत का पहला आदिवासी समुदाय है जिसे टाइगर रिजर्व के अंदर रहने और वन अधिकार पाने का कानूनी अधिकार मिला था। सही कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है दोनों कथन सही हैं, यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न था, खबरों में रही ब्लैक प्लास्टिक का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई वेस्ट से, कोयला से, चारकोल से या फिर ब्लैक कोरल से? सही जवाब है ई वेस्ट, यानी कि विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 चैनल है टेलीग्राम का, जिस पर रोजाना इसकी PDF मिलती है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।